बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई का जो दूसरा बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई। उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, गौर से समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप पूरे सेंसेस के साथ इस वीडियो को सुनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको आने वाले नई वीडियो की अपडेट मिले, क्योंकि अब बैक टू बैक नेक्स्ट बैक्टीरियाज भी यहाँ पे आएंगे। आपने यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके पिछले जो बैक्टीरिया उनको लाजमी देख लेने, ताकि आप एक सीक्वेंस से ये सब कुछ लर्न कर सको। यहाँ पे क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इससे पहले वाले बैक्टीरिया सारे डिस्कस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पे पेरियोडोंटोलॉजी के लेक्चर्स भी यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। वापस आते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई। सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि एक बेबी की पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ये याद रखने के लिए बेसिकली आपको कि ये नियोनेटल इन्फेक्शन करवाता है, तो इसीलिए नियोनेट को यहाँ पे दिखाया गया है, एक बच्चा दिखाया गया ताकि आपको याद रहे कैसे कौन सी डिजीज़ करवाता है, कैसे वो हम यहाँ आगे जाके देखेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई जो है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। अब आप देखें, जो हमने पिछला बैक्टीरिया पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, पहला वो पढ़ा है ना हमने, तो वो था ग्रुप ए, ये है ग्रुप बी। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ये अक्सर भूल जाता है बंदे को। तो ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। अब सबसे पहले हम डिजीज़ पे आते हैं, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट या इंटरेस्टिंग पार्ट जिसे आप कह सकते हैं, आपका भी होगा क्योंकि डिजीज़ में ही इंटरेस्ट पैदा होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि नियोनेटल मेनिंजाइटिस, जैसा कि मैंने आपको बेबी शुरू में दिखाया था याद रखने के लिए, तो आपने देखें यहाँ पे नियोनेटल मेनिंजाइटिस, ये आपने वर्ड लाजमी याद रखना है इस बैक्टीरिया के रिलेटेड। ये इसका मोस्ट स्पेसिफिक डिजीज़ है जो इससे काज होती है। अब जो नियोनेटल मेनिंजाइटिस है ये और बैक्टीरिया भी काज करते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली जो नियोनेटल है वो ये काज करता है। तो नियोनेटल मेनिंजाइटिस होता क्या है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। नियोनेटल मीन के न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होता है उसको नियोनेटल बोलते हैं, और मेनिंजाइटिस मीन के मेनिंजीज जो ब्रेन की होती हैं उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। तो न्यू बॉर्न चाइल्ड की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रेन की मेनिंजीज की तो उसको नियोनेटल मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये कब होती है, जब बेबी पैदा होता है तो उसके पहले वीक में से शुरू होना ये स्टार्ट हो जाती है, और तकरीबन 4 वीक या 1 मंथ तक ये पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 8 से 28 दिन तक पोस्ट नेटल डेज, यानी जब वो पैदा हो जाएगा उसके बाद, पोस्ट मीन बाद और नेटल मीन जब वो पैदा हो चुका है। तो ये पहली डिजीज़ मोस्ट स्पेसिफिक आपने याद रखनी है। बाकी जो डिजीज़ हैं वो अनकॉमन है, वो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिक जो है वो यही है, बाकी सिर्फ एसोसिएटेड है। कौन कौन सी हैं, एक तो नमूनिया ये करवा देगा। नमूनिया क्या होता है, ये होती है कि इन्फ्लेम हो जाती हैं जो एयर सैक होती हैं लंग्स के अंदर, या तो वो एक लोब की हो जाएगी या फिर दोनों लोब, दोनों की इन्फ्लेम एयर सैक हो जाती है। उसके बाद जो है तीसरा जो इसमें डिजीज़ होती है कि लोकल स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। अब आप देखें ये सब में कॉमन आ रहे हैं, लोकल स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, और दूसरा सेप्सिस, ये भी सब में कॉमन आ रहा है अभी तक। तो आपने जो कॉमन डिजीज़ हैं उनको तो लाजमी याद ही रखना है, लेकिन जो मोर स्पेसिफिक है, क्योंकि मोर स्पेसिफिक डिजीज़ से ही आप डायग्नोस करते हो। कैसे करते हो, उसके साथ लैब डायग्नोसिस होती है, पैथोजेनेसिस से आप डायग्नोस कर लेते हो। तो लोकल स्किन इन्फेक्शन में वही होंगे, सेलुलाइटिस वगैरह हो जाता है, आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, जैसे कि हमने पिछले बैक्टीरियाज में डिस्कस किया था, तो यहाँ उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सेप्सिस का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेप्सिस क्या होता है, कि पूरे बॉडी में बैक्टीरिया फैल जाता है, साइटोकाइन रिलीज कर देता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की तरफ बॉडी चली जाती है, तो उसको सेप्सिस कहते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोकार्डाइटिस वही इंटरनल लाइनिंग ऑफ द हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वॉल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो ये का सब डिजीज़ें बहुत कॉमन है, इनको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने नियोनेटल मेनिंजाइटिस को बस लाजमी याद रखना है, ठीक है। डिजीज़ में एक ये बात है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम चलते हैं हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन। ज़ाहिर बात है, अब डिजीज़ हुई है तो कहीं से तो वो फैली होगी, कोई उसका हैबिटेट होगा। तो क्या इसका हैबिटेट है, इसका हैबिटेट विजाइना और कोलोन है। अब आप यहाँ पे देखें कि नियोनेटल मेनिंजाइटिस हो रहा है,
तो कॉमन सेंस की बात है कि ज़ाहिरी बात है कि वो विजाइना या प्रेगनेंसी के दौरान ही वो ट्रांसफ़र हुआ होगा, उसने कहीं पे कोलोनाइजेशन की होगी, कहीं पे ठहरा होगा वो बैक्टीरिया, तो ये विजाइना और कोलोन में ठहरता है, तो वहीं से ये जाके फिर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, वही बात है कि जब उधर कोलोनाइजेशन होगी, बेबी वहाँ से जब एक्सपेल होगा तो वहाँ चाइल्ड बर्थ के दौरान ही इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। तो ये चीज़ आपने ये दो बातें लाजमी याद रखनी है। डिजीज़ का नाम आ गया तो आप उससे ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, हर चीज़ आसानी के साथ ये तीन बातें डिस्कस कर सकते हो। इसीलिए ये पहली तीन चीज़ें मैं इकट्ठी बयां करता हूँ ताकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करें। नेक्स्ट है इसकी पैथोजेनेसिस, कि अब ये कैसे डिजीज़ काज करेगा। मतलब हमने डिजीज़ भी देख ली, उसकी कैसे फैलती है वो भी देख ली, कैसे उसकी पैथोजेनेसिस होगी वो देखते हैं। आप देखें कि इसमें पायोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं। अब ये वर्ड भी रिपीट हो रहा है, आप देखें कि हर बैक्टीरिया में रिपीट हुआ है। तकरीबन हमने आज 5वां बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, पायोजेनिक। अब ये जो मेनिंजाइटिस होगी नियोनेटल, वो पायोजेनिक होगी। पायोजेनिक मीन पस प्रोड्यूसिंग, ये हम डिस्कस किया था हमने पहले भी। इन्वेसिव डिजीज़ करवाएगा, मतलब ये आगे बहुत ज़्यादा फैलेंगी, बहुत डीप तक इन्वॉल्व होती हैं ये। इसके अलावा जो इसकी मेन जो पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, वो एक वर्ड आपने याद रखना है। यहाँ पे कलर भी मैंने ब्लू कर दिया था ताकि आपको याद रहे कि पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है जो कि मेन इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। अब पॉलीसेकेराइड कैप्सूल क्या होता है कि इसमें पॉलीसेकेराइड की चेन होती है और ये बैक्टीरिया की सेल वाल को इंजेस्ट होने से बचाता है, यानी फेगोसाइटोसिस उसकी नहीं होने देता। अब इसी वजह से वो फिर इन्फेक्शन आगे ज़्यादा करवाता है। वाइट ब्लड सेल उस पर हमला नहीं कर सकते, मतलब वो अपने आप को इंजेस्ट ही नहीं करवाने देता बॉडी के जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, तो इसलिए वो आसानी के साथ फिर अपनी पैथोजेनेसिस कर सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद पैथोजेनेसिस में एक ये बात हो गई। अब जाते हैं कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस डिजीज़ को काज होने का बायस बन सकती हैं। यहाँ पे तीन बातें हैं आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि कहाँ से, जहाँ से ये कहानी शुरू होगी वो ये होगी कि हैवी कोलोनाइजेशन हो जाएगी जेनिटल ट्रैक की, फीमेल जेनिटल ट्रैक की। अब कोलोनाइजेशन क्या होती है? कोलोनाइजेशन अगर मेडिकल की टर्म में देखा जाए तो अगर कोई भी बैक्टीरिया किसी स्किन या म्यूकोजल मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं कि जीआईटी या रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके अपना बसेरा कर ले, जैसे कह सकते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कोलोनाइज होना शुरू कर दे, फैलना शुरू हो जाए, तो उसको बोला जाता है हैवी कोलोनाइजेशन। ये सबसे पहले जेनिटल ट्रैक में कोलोनाइजेशन करवाता है। फिर क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसका एंटीबॉडी इसके खिलाफ नहीं बन पाती, क्योंकि इसमें जो कैप्सूल है, कैप्सूल जो है वो एंटीजन के तौर पे काम करता है और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। लेकिन वो एंटीबॉडी अगर ना बने तो जाहिर बात है फिर डिजीज़ की तरफ जाएगा कोलोनाइजेशन के बाद। उसके बाद क्या होगा कि प्री मेच्योर इन्फेंट होगा। अब हैवी कोलोनाइजेशन भी हो गई, एंटीबॉडी भी फीमेल नहीं बना सकी, तो अब क्या होगा कि प्री मेच्योर इन्फेंट होगा। अब प्री मेच्योर इन्फेंट भी एक टर्म है। प्री मेच्योर इन्फेंट ये है कि वो अभी मेच्योर नहीं हुआ, प्री मेच्योर है। इन्फेंट मीन बच्चा है। अब वो प्री मेच्योर इन्फेंट कैसे होगा, यानी अगर वो उसने पूरा 37 वीक्स के बाद उसने पैदा होना था, वो उससे पहले पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि लेबर प्रायर टू 37 वीक्स, जो नॉर्मल डिलीवरी होनी है वो 37 वीक्स पे होनी है, लेकिन यहाँ पे वो प्री मेच्योर इन्फेंट इस बैक्टीरिया की वजह से पहले ही वो पैदा हो जाएगा। लेबर मीन्स कि चाइल्ड बर्थ हो जाना, कि बेबी का बाहर आ जाना है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स और अम्बिलिकल कार्ड्स में हर चीज़। तो ये 37 वीक से पहले बाहर आ जाएगा, पैदा हो जाएगा। और ये मोस्टली जो है 3 वीक से पहले पैदा हो जाता है, मतलब 37 है तो 34 या 33 कह सकते हैं, तो उस वीक में ये पैदा हो जाता है। उसके बाद जो आखिरी इसकी जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो ये है कि या तो रैप्चर हो जाए जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। अब जो बेबी है वो एक एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन अगर जो उसकी है वो रैप्चर हो जाए कहीं से, तो उस वजह से भी ये बैक्टीरिया फिर आगे जाके फैलना शुरू हो जाएगा और फिर उसकी वजह से प्री मेच्योर इन्फेंट्स हो सकती है। तो उसकी वजह से फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर देन 18 आवर बिफोर डिलीवरी, के अभी डिलीवरी होनी है और उससे 18 घंटा पहले कोई रैप्चर हो गई एमनियोटिक मेम्ब्रेन की, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चार बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले हैवी कोलोनाइजेशन, फिर एंटीबॉडी नहीं बनेगी, फिर प्री मेच्योर इन्फेंट्स हो सकता है, या फिर रैप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन।
जो मेन अंडरलाइन होती है, मेन कलर्स होते हैं, वो तो आपने लाजमी याद रखने हैं। दूसरी बात आपकी समझाने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव थे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। अब चेन्स हैं क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। मेन इसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब दो और बातें इसमें हैं, इनको दो और कलर से लिखा है याद करने के लिए, कि इसमें बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज होती हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये तीसरा बैक्टीरिया यहाँ पे आ रहा है जिसकी बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज हैं। पहला था स्टेफिलोकोकस आरियस, दूसरा था स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, तीसरा अब ये आ गया है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अब ये हम कैसे, बीटा हेमोलिटिक का ये मतलब होता है कि वो आरबीसीज की फुल लाइसिस करवा देता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो वो भी देख लो जाके। और बीटा हेमोलिटिक हम कैसे इसको मैयर करते हैं कि एंटीजेनिसिटी जो सेल वॉल की होती है बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स की, उसकी बुनियाद पे हम इसको जज करते हैं कि ये बीटा हेमोलिटिक है, अल्फ़ा है, गैमा है। ये हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा लेंस फील्ड ग्रुप क्लासिफिकेशन थी, जिसमें इन बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया गया था कैटालेज नेगेटिव जो बैक्टीरिया थे। ये भी रिपीट हो रहा है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। जो पिछला ग्रुप था पायोजीन्स वाला, वो ग्रुप ए था लेंस फील्ड में, ये जो है ग्रुप बी है। अब यहाँ पे देखें बीटा हेमोलिटिक और बीटा ग्रुप लेंस फील्ड, तो ये आसान है याद रखना कि बीटा बीटा से याद रख सकते हैं, और ए गैलेक्सियाई ए है, ए बी से याद रख सकते हैं। तो ये दो बातें याद रखनी है, ये दो बहुत अहम बातें हैं, क्योंकि यही इसी से डायग्नोस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जाते हैं हम लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस पे। अब लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में इसके कुछ रिपीटेड टेस्ट हैं और कुछ बहुत मोर स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो कि इसी बैक्टीरिया में होते हैं, वो आपने लाजमी याद रखने हैं। अब सबसे पहला टेस्ट ग्राम स्टेनिंग है, ये सब में कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनका स्मीयर या कल्चर करेंगे तो वो क्रिस्टल वाइट कलर देते हैं। ये आप सब में लिख दो, मतलब ये बहुत कॉमन है। दूसरा था कैटालेज नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं सबका कैटालेज नेगेटिव है, बात ही ख़त्म हो जाती है। और कैटालेज नेगेटिव क्या था, ये वो एंजाइम था जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे मैंने आल भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो मोर स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो टेस्ट है वो है बेसिट्रेशन रेजिस्टेंस। अब आप देखें कि पायोजीन्स जो था वो बेसिट्रेशन सेंसिटिव था। ये क्या है, बेसिट्रेशन रेजिस्टेंस। ये वर्ड याद रखना है क्योंकि इसी से डायग्नोसिस होती है मेन इसकी। उसमें वो इनहिबिशन करवा रहा था बेसिट्रेशन की। बेसिट्रेशन क्या है, सेल वॉल इनहिबिटर है, तो ये उसकी कोई जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं होगी इसमें क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। अगर ये सेंसिटिव होता तो फिर इनहिबिशन होती। चौथा जो टेस्ट था वो ब्लड एगार था। ये भी मोस्ट कॉमन है क्योंकि ये सब में डिस्कस हो रहा था कि बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज बनाएगा ब्लड एगार में, लेकिन इसकी जो कॉलोनीज होती हैं वो थोड़ी सी नैरो होती हैं। ये थोड़ा सा डिफर करता है। इसके अलावा अगर इसकी हिमोलिसिस स्टेफ ऑरियस के साथ कर दी जाए उसके एगार प्लेट में, तो ये उसकी हिमोलिसिस स्कोर बढ़ा देता है, ठीक है। ये भी ब्लड एगार से रिलेटेड ही हो गया। अब एक कैंप पॉजिटिव टेस्ट होता है। ये क्या होता है, आप कहेंगे ये कुछ ये नई टर्म है। ये क्या होता है कि ये एरोहेड जोन होता है हेमोलिसिस का ब्लड एगार के अंदर, मतलब ब्लड एगार का ही एक किस्म का टेस्ट है। तो ये आपने ये तीन बातें ब्लड एगार से रिलेटेड ही याद रखनी है। अब जो मोर स्पेसिफिक टेस्ट है दूसरा, पहला जो था बेसिट्रेशन रेजिस्टेंस था, दूसरा जो है हाइड्रोलाइज हिपोरेट। अब ये अक्सर सिनेरियोज में होता है क्योंकि नियोनेटल मेनिंजाइटिस जो है वो और बैक्टीरिया में भी होती है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ से लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस हाइड्रोलाइज हिपोरेट टेस्ट से आपने याद रखना है, तभी आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। ये तो आपको भूले ही नहीं। बाकी जो कॉमन टेस्ट हैं वो तो आपको याद रहेंगे, वो आप हर बैक्टीरिया में लिख लोगे, लेकिन जो मोर स्पेसिफिक है वो आपने अलग याद रखना है। हाइड्रोलाइज हिपोरेट क्या है कि ये हिपोरिक एसिड जो होता है या हिपोरेट होता है उसको ग्लाइसिन और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, इसके पास हिपोरिकेज एंजाइम होता है। तो ये याद रखना, ये मोस्ट स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है एक और हम कल्चर करते हैं कि प्रेगनेंसी से कल्चर है 35 वीक, मतलब प्रेगनेंसी का जो 35 वीक चल रहा होता है उसमें हम कल्चर करके देख लेते हैं कि कहीं ये मदर को ये इन्फेक्शन है तो नहीं। उसके लिए हम सैंपल्स वगैरह कॉटन सैप से, जाइना या रेक्टम से ले लेते हैं।
अब आप यहाँ पे देखें कि रेक्टम से हम लेते हैं, उससे भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसमिशन में भी देखा था कि ये विजाइना और कोलोन में कोलोनाइज मतलब हैबिटेट है इसका। तो जाहिर बात है कोलोन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मॉइड, फिर आखिर में रेक्टम पे ही आके ख़त्म होता है। तो रेक्टम में भी हम वहाँ से कल्चर कर सकते हैं। अब आपने दो स्पेसिफिक टेस्ट, बेसिक ट्रेस रेजिस्टेंस, हेड्रोलाइज हिपोरेट और कल्चर, ये तीन टेस्ट तो लाजमी याद रखने हैं, बाकी कॉमन है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं, आप यहाँ पे देखें। इन पिक्चर्स को मैंने आपको पिछले जो पायोजीन्स वाली स्लाइड थी उसमें भी दिखाया था कि ये ब्लड एगार है जो कि एक पेशेंट का लिया गया है, और इसमें ये वाली जो वाइट वाइट किस्म की आपको नज़र आ रही हैं, ये बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज यहाँ पे दिखाई गई हैं। और ये जो बिल्कुल यहाँ पे धीमी सी या बिल्कुल शो ही नहीं हो रही, ये अल्फा हेमोलिसिस यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये बीटा हेमोलिसिस करवाती हैं। तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दी थी। ये लेविंसन की बुक से ली गई है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टेस्ट था वो बेसिक ट्रेसन टेस्ट था। अब आप यहाँ पे देखें, हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था कि ये जो ऊपर वाला यहाँ पे देखें, ये बीटा हेमोलिसिस यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे अल्फा हेमोलिसिस हो रही है, और यहाँ पे कोई हेमोलिसिस नहीं हो रही, यानी गैमा हेमोलिसिस है। और यहाँ पे ये देखें कि बेसिक ट्रेसन सेंसिटिव है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डिस्क लेबल की हुई है, और यहाँ पे बिल्कुल हो ही नहीं रही बेसिक ट्रेसन, कोई जोन ऑफ इनिबिशन है ही नहीं। तो आपने ये याद रखना है इसके लिए। ये गलेक्शिया ही है। नेक्स्ट जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में क्या क्या है? ट्रीटमेंट में सबसे इसका ड्रग ऑफ चॉइस पेंसिलिन जी है। पेंसिलिन जी बिल्कुल आप यहाँ इसमें दे सकते हैं। आप इंट्रापार्टम मदर को देंगे। इंट्रापार्टम क्या होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उस वक्त उसको पेंसिलिन जी दे सकते हैं। ये उसकी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन आपने वो एलर्जिक रिएक्शन वो चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रीटमेंट में बस एक ही ड्रग है, पेंसिलिन जी, आपने याद रखना है। प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन जाहिर बात है वैक्सीन है नहीं, तो कोई हम ड्रग देंगे। हम एम पेंसिलिन देते हैं मदर को कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए, कि अगर कोई प्रोलॉन्ग रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये हम एम पेंसिलिन तब देंगे जब ये तीन सूरतें होंगी, ये जो डिस्कस की हुई हैं, कि अगर प्रोलॉन्ग रैप्चर हो जाए मेम्ब्रेन का बहुत ही ज़्यादा, और मदर को बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह हो जाए, प्री मेच्योर इन्फेंट पैदा हो जाए, तो उसके लिए हम प्रिवेंशन के तौर पे एम पेंसिलिन मदर को देते हैं ताकि इस इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो यहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म। अब हम क्विकली इसका रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। हम पहली स्लाइड पे चले जाते हैं। यहाँ पे इस बेबी की स्माइल से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजीज़ में नियोनेटल मेनिंजाइटिस लाजमी याद रखना है, नमूनिया, नियोनेटल मेनिंजाइटिस। बाकी जो हैं वो सेम डिजीज़ आ रही हैं, लोकल स्किन इन्फेक्शन और डिसेमिनेटेड वाले, लोकल सेप्सिस और लोकल स्किन और दूसरा सेप्सिस वगैरह। हैबिटेट में आपने विजाइना और कोलोन की हैबिटेट और ट्रांसमिशन चाइल्ड वाइल्ड याद रखना है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में पॉलीसेक्राइड कैप्सूल लाजमी याद रखना है, वही इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। और पायोजेनिक इन्फेक्शंस, ये याद रखना है, दो लफ्ज़। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में चार बातें याद रखनी है कि हैवी कोलोनाइजेशन होगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तीसरा प्री मेच्योर इन्फेंट हो सकता है, या एमनोटिक मेम्ब्रेन रैप्चर हो सकती है। ये दो बातें इकट्ठी और ये दो बातें, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में जो है चेन्स बनेगी, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होगा, ठीक है। लेकिन जो दो मेन बातें हैं, बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज और लेंस फील्ड ग्रुप बी, बीटा बीटा, ये याद रखने, ठीक है। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में जो कॉमन टेस्ट हैं वो अलग याद रखने हैं, स्पेसिफिक टेस्ट अलग याद रखने हैं। कॉमन टेस्ट कौन कौन से हैं? ग्राम स्टेनिंग, कैटालेज नेगेटिव और ब्लड एगार, ठीक है। तीन टेस्ट ये कॉमन। स्पेसिफिक कौन से हैं? बेसिक ट्रेस रेजिस्टेंस और हेड्रोलाइज हिपोरेट और कल्चर एट 35 वीक, ये तीन टेस्ट, ठीक है। ये वाली ओस्पी के लिए डायग्राम्स याद रखनी है। ट्रीटमेंट में पेंसिलिन जी याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस है, और कब देंगे ये भी याद रखना है। और प्रिवेंशन में हम कौन सी तीन सूरतें अगर अकर हो जाएं और कौन सा ड्रग देते हैं, एम पेंसिलिन देते हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है। यहाँ पे होता है ये बैक्टीरिया ख़त्म, और आपने इसका जो है डिजीज़ में और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस पैथोजेनेसिस को लाजमी याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, और आपको जब पेपर में डायग्नोस करना पड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा एक जैसी होती हैं। तो आपने लैब डायग्नोसिस और पैथोजेनेसिस पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि वो हर किसी की डिफरेंट होती है और उसी से आप डायग्नोस करोगे। तो यहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म, मेरा काम हुआ ख़त्म यहाँ पे।
लेकिन आपका काम अभी भी रहता है। कौन सा काम रहता है? हाँ, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इस पर एक अच्छा सा कमेंट करना है। उसके अलावा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो कि आपके जितने भी मेडिकल से रिलेटेड हैं, या क्योंकि इस पे मेडिकल लेक्चर्स के अलावा हेल्थ के रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी अच्छी अच्छी। तो आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ये पिछली वीडियोस को भी देख लेना है। और जो BDS के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे रेगुलरली, तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं नीचे, उनको भी जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मेडिकल से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दो, आपको उसका क्वेश्चन का जवाब वहीं पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में। जो तीसरा हमारा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकाई का, स्ट्रेप्टोकोकाई, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने का। अल्लाह हाफिज़।